बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी 2 में हमने यूनिट 1 जेनेटिक डिसऑर्डर से स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 1 जेनेटिक डिसऑर्डर्स में स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक्स होती क्या है, जो कॉमन कंसेप्ट होती है जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था जो कि पार्ट 1 था। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसी लेक्चर के पार्ट 2 पे है, जिसमें हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे कि इसमें जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर करवाए गए थे जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड। इसके बाद इस यूनिट के जो 3 डिसऑर्डर्स है, जिनमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो उनके साथ ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफ अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, जब हम पिछली बार पार्ट 1 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ जो इनिशियल कंसेप्ट्स है वो पढ़े थे। हमने स्लाइड नंबर 16 तक स्टडी किया हुआ था। आज का जो हमारा लेक्चर है स्लाइड नंबर 17 से कंटिन्यू है। टॉपिक हमारा है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो लिखा है एनी वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स रदर देन इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम नंबर में किसी भी किस्म की वेरिएशन, कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, वो चेंजेस क्रोमोसोम के जो इंटायर सेट होते हैं उसमें नहीं, बल्कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में जो चेंजेस आ जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। स्टूडेंट्स, सिंपल इसका मतलब ये है कि हम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम में, किसी भी क्रोमोसोम में, चाहे क्रोमोसोम नंबर 16 हो, 18 हो, 13 हो, तो इनमें अगर कोई चेंजेस आ जाती है या वो नंबर में कम हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम है जिसकी जो कि पार्शियली या फुल मिसिंग होती है, इस कंडीशन को, या फिर इस तरह होता है किसी एक क्रोमोसोम के नॉर्मल 2 कॉपी होते हैं तो उसके एबनॉर्मली 3 कॉपीज आ जाते हैं, तो ऐसे जो कंडीशन होते हैं इनको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। लिखा है These may be fewer chromosomes as in Turner syndrome 1X क्रोमोसोम इन फीमेल्स। जैसा कि इसमें क्रोमोसोम नंबर फ्यू भी रह जाते हैं, जिस तरह के टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो फीमेल्स में 1X क्रोमोसोम जो है वो या पार्शियली मिसिंग होता है या बिल्कुल फुली 1X जो है वो मिस हो जाती है, इसकी मिसिंग हो जाती है, तो इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। या फिर मोर क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स 21। या फिर क्या होता है, मोर क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि डाउन सिंड्रोम में नॉर्मली क्रोमोसोम के 2 कॉपीज होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 के 3 कॉपीज बन जाते हैं। तो ये इन कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। Such individuals have various abnormal physiological and morphological traits। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये चेंजेस आ जाते हैं, तो वो या तो फिजियोलॉजिकली फंक्शन के हिसाब से या फिर वो मॉर्फोलॉजिकली उनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजेस तो आ जाते हैं, और वो चेंजेस जो है एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। Aneuploidy is a cellular condition in which instead of 2 chromosomes you have either a missing or extra chromosome for one of the autosome 1 to 20 or sex chromosome। Aneuploidy एक cellular condition होता है, सेल्स में पाई जाने वाली एक कंडीशन है, जिसमें बजाय इसके कि आप लोगों के क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ हो, नॉर्मली 2 कॉपीज़ होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली जो 2 कॉपीज़ होते हैं उनके बरअक्स क्या हो जाता है, या तो क्रोमोसोम की जो एक कॉपी है वो मिस हो जाती है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी बन जाती है, या तो ये ऑटोसोम्स में होती है। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो जितने भी है 1 to 22, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो XY है इनको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन में भी हो सकती है एन्यूप्लॉइडी, ये ऑटोसोम्स में भी हो सकती है, 1 से लेके 22 तक किसी भी क्रोमोसोम में पाई जा सकती है। A variety of genetic abnormalities that cause problem be traced to aneuploidy। तो वैरायटी ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो है जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इनको हम एन्यूप्लॉइडी की कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये एन्यूप्लॉइडी है।
एग्जाम्पल्स देख ले। यहाँ पे एग्जाम्पल में ट्राइसोमी 13 जो है स्टूडेंट्स, इसे हम पेटू सिंड्रोम कहते हैं। पेटू सिंड्रोम किस किस्म की कंडीशन होती है? तो जो पेटू सिंड्रोम होती है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें या तो कुछ सेल में या तो बॉडी के जितने भी सेल है उनमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो आ जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 13 में। तो क्रोमोसोम नंबर 13 में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जब आ जाते हैं तो फिर इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो डेवलपमेंट हो रही होती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल और कम्प्लेक्स ऑर्गन डिफेक्ट आ जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से शेप में, फंक्शन में चेंजेस आती है। इस कंडीशन को हम पेटू सिंड्रोम कहते हैं या फिर ट्राइसोमी 13 कहते हैं। तो ये एन्यूप्लॉइडी की एग्जाम्पल है। इसके अलावा ट्राइसोमी 21 है। जब 21 क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, इसके साथ 2 कॉपी होने के बजाय यहाँ पे 3 कॉपी जब होते हैं, तो ये अब नॉर्मल कंडीशन होती है। इसको हम ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है स्टूडेंट के, इसमें जो पर्सन होता है डाउन सिंड्रोम का, उसको जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, ये आप याद रखें, MCQs बन सकती है, इनसे आपसे पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो आपको याद होना है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है, 3 कॉपीज आ जाते हैं। तो फिर जो बच्चा होता है उस पर क्या असरात पड़ते हैं? उसके जो मसल टोन है वो लो हो जाते हैं, लो मसल टोन का बच्चा होता है। उसकी जो कद होती है वो भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट कद के बंदे होते हैं। उनका जो नेज़ल ब्रिज होता है वो फ्लैट होता है और उनकी जो टंग होती है वो बड़ी सी फैली हुई टंग होती है, प्रोट्रूड टंग उनकी होती है। और ये पीपल्स जो डाउन सिंड्रोम के पीपल्स होते हैं, ये इस हाई रिस्क पे होते हैं कि इनको अल्जाइमर डिजीज़, जो कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है अल्जाइमर डिजीज़, ये भी हो सकती है और इनको एपिलेप्सी यानी मिर्गी भी हो सकती है। तो ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट इस रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा इसकी एन्यूप्लॉइडी की एग्जाम्पल है ट्राइसोमी 18। जब क्रोमोसोम नंबर 18 की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, इसकी ट्राइसोमी हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। अब स्टूडेंट्स, ये एडवर्ड सिंड्रोम किस किस्म की होती है? तो इसमें हम लोगों को बताया कि क्रोमोसोम नंबर 18 इन्वॉल्व है, इसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। इसमें भी मसल टोन जो है उस बंदे के डिक्रीज हो जाते हैं। उनके छोटे छोटे कान होते हैं, जो उनके ईयर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा उनकी जो हार्ट फंक्शनिंग और लंग फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है और उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मल इश्यूज़ हो जाते हैं, यानी सही तरीके से उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती और उनके जो फिंगर्स होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे पे जो फिंगर्स होते हैं एक साथ ओवरलैपिंग होते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताती चलूँ कि ये जितने भी यहाँ पे सिंड्रोम्स बताए गए हैं, इन सब की पिक्चर्स में आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, तो आप कम्युनिटी चेक करना बिल्कुल ना भूले। कम्युनिटी एक बार विजिट करें, हमारे चैनल की जो कम्युनिटी है वो आप चैनल के पेज को ओपन कर ले और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट के साथ कम्युनिटी भी होगा, प्लेलिस्ट के बाद आती है, तो कम्युनिटी पे जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो लेक्चर के बाद ये सब चीज़ें शेयर करूँगी, तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों पे, उन कम्युनिटी के पिक्चर को देख के क्लियर हो सकती है, तो उनको देखना ना भूलें। तो एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे लिखा है द नंबर एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एडवर्ड सिंड्रोम का नहीं है, बल्कि ये जो पिक्चर है इसके बारे में लिखा है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की नंबर है और इनकी पिक्चर है आप लोगों को दिखाई गई है। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट का क्रोमोसोम है, देख सकते हैं आप। क्रोमोसोम नंबर जो 21 है इसकी 3 कॉपीज़ है, इंस्टीड ऑफ 2 कॉपीज़ इसके 3 कॉपीज़ है। तो ये जो पेशेंट है ये फिर डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिर लिखा है कैन अकर विद सेक्स हार्मोन 2। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन जो सेक्स हार्मोन होती है उनमें भी होती है। ये नहीं है कि सिर्फ ऑटोसोम्स में होती है, सेक्स हार्मोन्स में भी होती है। इफ़ ए पर्सन इज मिसिंग ऑल द पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स नॉट इंस्टीड ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दे विल बी फीमेल बट सफ़र फ्राम टर्नर सिंड्रोम एंड मे हैव मेनी हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी। तो लिखा है स्टूडेंट्स के
ये क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ भी ये एन्यूप्लॉइडी होती है। और जब एक सेक्स क्रोमोसोम के साथ होती है और अगर फीमेल का हम देख ले तो अगर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पार्शियली प्रेजेंट ना हो या फुली प्रेजेंट ना हो, एक्स होने के बजाय डबल एक्स होने के बजाय एक्स नॉट हो, एक्स ज़ीरो हो, तो फिर क्या होता है, वो फीमेल होता है, वो फीमेल होती है, फीमेल ही रहती है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर से वो डिसऑर्डर का शिकार होती है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ कंडीशन होते हैं, साथ में इनफर्टाइल हो जाती है और उसको टर्नर सिंड्रोम होती है। टर्नर सिंड्रोम कैसी कंडीशन है? टर्नर सिंड्रोम में जो एक्स क्रोमोसोम होती है या तो पार्शियली मिसिंग होती है या फिर फुली ये एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होती है। तो फिर जो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। उनकी हाइट भी शॉर्ट होती है, उनके ओवरीज़ नहीं बनते, ओवरीज़ डेवलप नहीं होते, इस वजह से उनको वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, फिर बच्चे नहीं पैदा कर सकते और उनको हार्ट डिफेक्ट भी होते हैं। फिर बता रहा है क्लिनफिल्टर इज़ ए कंडीशन इन मेल वियर दे हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब ये एक और कंडीशन है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जिसे कहते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट्स जिसमें जो नॉर्मल मेल होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है, यानी एक्स वाई क्रोमोसोम जिनमें होता है वो मेल होते हैं, वो बॉय पैदा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट के साथ, इनको 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक वाई होता है, यानी यहाँ पे एक्स वाई होने के बजाय एक्स वाई क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं। तो फिर इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से उनमें गायनिकोमेस्ट्रिया होता है, यानी उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो स्वालो होते हैं, और इसके अलावा उनके बोन वीक्स होते हैं, उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो स्मॉल होते हैं, और उनमें जो प्यूबर्टी है या तो प्यूबर्टी उनमें बिल्कुल एब्सेंट होती है, वो प्यूबर्टी उनकी नहीं होती या डिले होती है, या फिर अगर प्यूबर्टी होती भी है तो वो इनकम्प्लीट होती है, सही तौर पे उनकी प्यूबर्टी नहीं होती। वो उनके अगर लेग्स को देखा जाए तो उनके लेग्स भी लॉन्ग होते हैं, और उनके जो थाई है वो और जो अपर आर्म है इनके जो बॉर्डर होते हैं वो ब्रॉड भी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं, लेकिन जो लेग है वो लॉन्गर होते हैं और कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, इस किस्म के वो पेशेंट होते हैं। तो इनके पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनमें एन्यूप्लॉइडी होती है तो उनको क्लासिफाई किया गया है। सिंगल जीन डिसऑर्डर, एक तो इस तरह होते हैं कि सिंगल जीन डिसऑर्डर होते हैं और दूसरे जो है वो मल्टीपल जीन डिसऑर्डर होते हैं। तो जो सिंगल जीन डिसऑर्डर होते हैं उनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मौजूद है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर शामिल है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स मौजूद है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। लिखा है डोमिनेंट डिजीजेज। डोमिनेंट डिजीजेस का कंसेप्ट क्या है? दीज जेनेटिक डिजीजेस ओनली रिक्वायर ए सिंगल कॉपी ऑफ जीन टू बी डैमेज्ड। ये जो जेनेटिक डिजीजेस होते हैं ये इनको रिक्वायर होता है कि इनके जो जीन है उनका अगर सिर्फ एक ही कॉपी जो है वो डैमेज हो गया तो फिर ये डिजीज़ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, जो हम डोमिनेंट और रिसेसिव कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर जो ब्राउन आइज़ होते हैं और जो ब्लू आइज़ होते हैं उनका हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट जीन ऐसी होती है कि उनका अगर एक ही कॉपी मौजूद हो, तो डोमिनेंट जीन की एग्जांपल हमारे साथ ब्राउन आई थी। ब्राउन आई का अगर एक ही कॉपी मौजूद होता है तो उससे आइज़ की कलर जो है बच्चों में ब्राउन हो जाती है। लेकिन जो ब्लू आइज़ है वो रिसेसिव उनका जीन है, तो इस वजह से अगर 2 कॉपी ऑफ ब्लू आइज़ जीन आ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से जो है ब्लू आइज़ हो जाते हैं, तब तक नहीं हो सकते। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। जो डोमिनेंट डिजीज़ है इनके लिए सिर्फ अगर जीन का एलील का एक ही कॉपी जो है वो डैमेज्ड है तो फिर ये डिसऑर्डर बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। यानी अगर एक मदर जो है उसमें डोमिनेंट जीन इफेक्ट है तो उसके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर्स का इस तरह होता है कि उसमें दोनों मदर से भी आना ज़रूरी है और फादर से भी, दोनों जो रिसेसिव जीन है वो आना ज़रूरी है। और बच्चे में अगर 2 कॉपी ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर जीन मौजूद हो तो फिर वो डिसऑर्डर जो है उसमें हो सकती है।
देखिए लिखा है दीज जेनेटिक डिजीजेज ओनली रिक्वायर ए सिंगल कॉपी ऑफ द जीन टू बी डैमेज। इनमें इस डिजीज़ को होने के लिए उनका सिर्फ अगर एक कॉपी ही डैमेज हो जाए जीन का तो उनमें ये डिजीज़ पाया जा सकता है। दिस एरर नीड ओनली बी इनहेरिटेड फ्राम वन पेरेंट इन ऑर्डर टू गेट द डिजीज़। तो ये जो कंडीशन है इसको गेन करने के लिए अगर एरर वाला जीन जो है सिर्फ एक ही पेरेंट से मुंतकिल हो बच्चे में, यानी सिर्फ मदर से आए या सिर्फ फादर से आए, तो फिर बच्चा जो है वो इस डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है। द बेड जीन फ्राम वन पेरेंट डोमिनेट द अदर पेरेंट गुड जीन। अब इसमें दोनों जीन आते हैं, एक पेरेंट से गुड जीन यानी जो डिसऑर्डर वाला जीन नहीं है, जो बिल्कुल ठीक जीन है वो आता है, और दूसरे पेरेंट से ये बेड जीन आता है। और जो बेड जीन आता है वो डोमिनेंट है, इस वजह से जो दूसरे पेरेंट का जो गुड जीन था उसको वो जो है उसके कैरेक्टर को वो सप्रेस कर लेता है और ये डिज़ीज़ जो है उस बच्चे में डिज़ीज़ बन जाती है उस बच्चे में। There is no such thing as a carrier of dominant diseases because everyone who has the genetic error get the disease। अब यहाँ पे कैरियर का कोई कंसेप्ट नहीं बनता, क्योंकि जिन लोगों में डोमिनेंट जीन आ जाती है तो उनको ये डिजीज़ हो जाती है, वो फिर कैरियर नहीं हो सकते। कैरियर किसे कहते हैं आप लोगों को पता है कि कैरियर वो बंदा के जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट हो, लेकिन डिजीज़ की जो डिफेक्ट होती है वो प्रेजेंट हो उसके अंदर, लेकिन कोई साइन सिम्टम्स वगैरह शो ना करे, तो इसको हम कहते हैं कैरियर। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट डिजीज़ में कैरियर की कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक कॉपी ही आ जाए तो उन बच्चों में ये डिजीज़ हो सकती है। रेसेसिव डिजीज़ को देख ले, ये बिल्कुल बरअक्स है डोमिनेंट डिजीज़ के। These are diseases where both copies of gene must be damaged or mutated। ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनको होने के लिए, जिन डिजीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए जो जीन के 2 कॉपीज़ होते हैं वो दोनों डैमेज चाहिए होते हैं, वो दोनों म्यूटेटेड चाहिए होते हैं, वो उन दोनों में अगर चेंजेस आ गई होती है तो फिर जाके ये डिजीज़ उन बच्चों को हो जाते हैं। इन अदर वर्ड द जेनेटिक एरर यूजुअली नीड टू बी इनहेरिटेड फ्राम बोथ पेरेंट टू गेट डिजीज़। अब ये डिजीज़ ऐसे डिजीज़ है कि जिनके लिए अगर दोनों पेरेंट में जीन मौजूद है और दोनों पेरेंट से वो जीन बच्चे में मुंतकिल हो जाती है, 2 कॉपीज आ जाते हैं बच्चे में, तो फिर जाके उनको ये डिजीज़ हो सकते हैं। इनहेरिटिंग दिस जीन एरर फ्रॉम ओनली वन पेरेंट यूजुअली काज द पर्सन टू बी अ कैरियर। अब अगर एक पेरेंट से ये कॉपी आ गई उस बच्चे में तो वो बच्चा फिर उसमें डिजीज़ नहीं होगा, वो कैरियर होगा इस डिजीज़ का, स्टिल हैविंग द जेनेटिक एरर बट विदाउट एनी डिजीज़ आर सिम्टम। उसके जीन में ये एरर मौजूद होगी लेकिन उसको कोई डिजीज़ या कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगे। अगर दोनों पेरेंट्स से उसको आ जाती है, ये जीन मिल जाती है, एरर वाला जीन दोनों पेरेंट्स से मिल जाती है, तो फिर जाके उसको डिजीज़ भी होगी और सिम्टम भी शो होंगे, तब तक नहीं होंगे। Autosomal dominant condition are expressed in the individuals who have just one copy of the mutant allele। आप लोगों को अभी मैंने समझाया कि डोमिनेंट कंडीशन इंडिविजुअल में, उस बंदे में, किसी भी बंदे में इस टाइम एक्सप्रेस होते हैं जब उनको सिर्फ एक ही कॉपी ऑफ म्यूटेटेड एलील उनमें आ जाता है। म्यूटेटेड एलील का एक चेंज हुआ, जो ख़राब एलील है, जो डैमेज्ड एलील है, जो चेंज एलील है, वो उसकी अगर सिर्फ एक ही कॉपी उन बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, सिर्फ एक मदर से या सिर्फ फादर से, तो उनमें ये डिजीज़ हो जाते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट अफेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑन द ट्रेट टू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के ट्रांसमिशन के लिए जो अफेक्टेड मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि उनसे वो ट्रेट उनके ऑफस्प्रिंग में जा सकती है। अगर मदर को हो तो उससे भी जा सकती है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर होते हैं, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर होते हैं, ये मदर्स में भी, फीमेल्स में भी होते हैं, मेल्स में भी होते हैं। इसीलिए इनमें सेम प्रोबेबिलिटी है कि मदर से भी बच्चे में मुंतकिल हो सकती है और फादर से भी बच्चे में मुंतकिल हो सकती है। एग्जाम्पल देख ले स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीक्यू इस तरीके का बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। आप लोगों को ऑप्शन ए में होगा हंटिंगटन डिजीज़, और ऑप्शन बी में होगा एकोंड्रोप्लेजिया, ऑप्शन सी में होगा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, और ऑप्शन डी में होगा अलाफेबाउ। तो आप लोगों ने अलाफेबाउ चूज़ करनी है, क्योंकि ये जो 3 डिजीज़ यहाँ पे दिए गए हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल है। लिखा है हंटिंगटन डिजीज़ खोरिया
आर डिसऑर्डर HD, तो इसको हंटिंगटन डिजीज़ भी कहते हैं, खोरिया भी कहते हैं, और इसको डिसऑर्डर HD भी कहते हैं। इस प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक प्रोग्रेस करने वाली न्यूरो डिजेनरेटिव, यानी इसमें नर्व सेल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर विच अफेक्ट मसल कोऑर्डिनेशन। जब नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो नर्व की डैमेज होने की वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मूवमेंट प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन में जो थिंकिंग प्रॉब्लम है, जो साइकिक प्रॉब्लम्स है, वो अराइज हो जाती है। इसके अलावा एकोंड्रोप्लेजिया है। एकोंड्रोप्लेजिया का मतलब है शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज्म। इसमें डॉर्फिज्म होता है। डॉर्फिज्म किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वो लोग जिनके कद छोटे होते हैं, इनको हम डॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे डॉर्फिज्म किन चीज़ों का होता है? उनकी जो बॉडी की कद होती है वो ठीक होती है, लेकिन उनके जो लिम्ब्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, उनकी जो साइज़ है वो शॉर्ट होते हैं। ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें एक प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो ये जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है ये इफेक्ट हो जाता है। जब ये इफेक्ट हो जाता है तो फिर बॉडी में जो प्रोटीन्स है वो एबनॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और बॉडी में जो बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो कार्टिलेज के ग्रोथ प्लेट जो है वहाँ पे जो बोन की ग्रोथ हो रही होती है वो स्लो डाउन होती है, बोन्स की ग्रोथ नहीं होती। तो इसके रिज़ल्ट में ये जो पेशेंट होते हैं उनके जो लिम्ब्स है वो शॉर्ट होते हैं, उनका जो हेड साइज़ है, फोर हेड है वो लार्ज होता है, उनके आर्म्स छोटे होते हैं, उनके लेग्स भी छोटे होते हैं, और फिंगर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उनका जो अपर आर्म और थाई है वो शॉर्टेंड होते हैं और ब्रॉडन होते हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं लेकिन साइज़ में शॉर्ट होते हैं। तो इनके पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय इनलार्ज किडनी। ये एक ऐसी किडनी डिजीज़ है जिसमें किडनी की साइज़ इनलार्ज हो जाती है, कंटेनिंग मेनी सिस्ट, बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं किडनी के अंदर, ऑफन लीड टू किडनी फेलियर। ये ज़्यादातर इसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने अब दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये आपने याद रखने हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जाम्पल कौन कौन सी है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की बात आ गई, तो टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस मींस यू फर्स्ट नीड टू ब्रेक डाउन द वर्ड। इसको समझने से पहले इन वर्ड्स को अलग अलग समझ लेते हैं। ऑटोसोमल किसे कहते हैं? दिस डिजीज मींस द डिजीज अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल्स क्विकली। ऑटोसोमल यानी जो नंबर्ड जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें अगर डिफेक्ट हो, यानी 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम है उनमें अगर डिफेक्ट हो, तो ये जो ऑटोसोमल डिफेक्ट होते हैं ये मेल्स को भी हो सकती है, फीमेल्स को भी हो सकती है, इक्वली चांस है कि दोनों को हो सकती है। रेसेसिव का क्या मतलब है? दिस मीन्स बोथ पेरेंट मस्ट बी ए कैरियर फॉर ए चाइल्ड टू बी एट रिस्क ऑल्दो द पेरेंट देमसेल्फ कैरियर आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज़। अब रेसेसिव डिजीज़ को बच्चों में होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो जो अफेक्टेड जीन है वो मादर में भी हो और फादर में भी हो। चाहे मदर और फादर दोनों कैरियर हो, उनमें कोई डिजीज़ नहीं है, सिम्टम नहीं है, लेकिन उनमें रिसेसिव जीन प्रेजेंट थे, मदर में भी था, फादर में भी था, उनमें रिसेसिव जीन था, डोमिनेंट जीन उनका सही था बिल्कुल, इस वजह से उनको डिजीज़ नहीं हुई है। अब वो दोनों अगर शादी कर लेते हैं तो उनमें दोनों में रिसेसिव जीन मौजूद है। अब वो रिसेसिव जीन मिल जाएंगे और उनके बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये डिजीज़ जो है हो जाएगी, क्योंकि उस बच्चे में 2 कॉपीज़ ऑफ रिसेसिव जीन आ सकती है, तो फिर उसको ये डिजीज़ हो जाती है। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? दिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। Recessive condition are clinically manifest only when an individual has 2 copies of the mutant allele। वही बात है कि recessive condition clinically तब सामने आते हैं जब इंडिविजुअल में म्यूटेटेड जो एलील होता है उसके जब 2 copies मौजूद हो। When just 1 copy of mutant allele is present, an individual is carrier of the mutation। अगर सिर्फ एक कॉपी मौजूद है तो उस टाइम उसमें डिसऑर्डर नहीं होगी, बल्कि वो इंडिविजुअल कैरियर होगा इस चेंजेस का, इस म्यूटेशन का, बट डज नॉट डिवेलप द कंडीशन, लेकिन उसमें ये कंडीशन जो है वो डेवलप नहीं होगी।
फीमेल्स एंड मेल्स आर अफेक्टेड इक्वली बाय ट्रेट्स ट्रांसमिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब लिखा है कि जो फीमेल और मेल्स होते हैं दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं अगर जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस आ जाए, तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के लिए दोनों इक्वली जो है इनमें ट्रांसमिशन हो सकती है। व्हेन टू कैरियर्स मेट, अगर टू कैरियर्स जो है आपस में शादी कर लेते हैं, each child has 25% chance of being homozygous wild type unaffected। इनमें ये चांसेस है, अगर टू कैरियर ने शादी किया है तो फिर इनके बच्चों में ये चांसेस है कि 25% इनके बच्चे जो है वो होमोजाइगस वाइल्ड टाइप होंगे, मतलब कि अनइफेक्टेड होंगे, उनमें डिजीज़ नहीं हो सकती है, यानी 25% चांसेस है। और 25% ये चांस है कि वो होमोजाइगस म्यूटेंट होंगे यानी अफेक्टेड होंगे, और 50% ये चांस है कि इनके बच्चे भी इन्हीं की तरह कैरियर होंगे। ये किस तरह होता है, अगर मदर से जो है डोमिनेंट जीन आ जाती है, मदर से डोमिनेंट कॉपी आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक है, और फादर जो है उससे रिसेसिव कॉपी आ जाती है, तो फिर उन बच्चों में नहीं होगी। अगर मदर से भी रिसेसिव जीन आ गया, जो रिसेसिव जीन की कॉपी आ जाती है, फादर से भी रिसेसिव जीन की कॉपी आ जाती है, तो ये बच्चा जो होगा वो अफेक्टेड होगा। और जो अफेक्टेड नहीं होंगे वो लाजमी बात है कि वो क्या होंगे, वो कैरियर होंगे। और 25% ऐसा भी चांसेस है कि वो बच्चे जो है वो कैरियर भी नहीं हो सकते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, क्योंकि डोमिनेंट जीन अगर आ गए दोनों से तो फिर जो है डोमिनेंट जीन आ जाते हैं तो फिर वो रिसेसिव के बिल्कुल जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको सप्रेस कर देते हैं, तो फिर वो आगे जाके उनको 25% चांस है कि वो अनअफेक्टेड होंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। अब इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हमने डोमिनेंट रिसेसिव के एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, अब ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल है। तो आपके लिए एमसीक्यूज बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑप्शन ए होगा सिस्टम एक्सेप्ट, एमसीक्यूज ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट। तो फिर ऑप्शन ए होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन 2 होगी हीमोक्रोमेटोसिस, ऑप्शन 3 होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ऑप्शन सी होगी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो 3 हैं ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर थे, तो इनमें जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट वाला था, तो फिर आप उसे चूज़ करेंगे कि एक्सेप्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ऑल ऑफ द 3, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस और फिनाइल कीटोन्यूरिया आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ये आपका आंसर होगा। अब लिखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज ऑफ दिस सेक्रेटरी ग्लैंड। सेक्रेटरी ग्लैंड इंक्लूड ग्लैंड दैट मेक म्यूकस एंड स्वीट। जो सेक्रेटरी ग्लैंड होते हैं स्टूडेंट्स, जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं और स्वीट सेक्रेट करते हैं, तो उन ग्लैंड में जब इनहेरिटेड डिजीज़ आ जाते हैं तो इनको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस है। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस इज एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। आयरन ओवरलोड इज कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आयरन की ओवरलोड हो जाती है, बॉडी के अंदर आयरन की एक्सेसिव एक्युमुलेशन हो जाती है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके बाद है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसे PKU कहते हैं इज़ कास्ड बाय म्यूटेशन इन ए जीन ऑन क्रोमोसोम 12। अब आपने ये बात याद रखनी है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU जो है इसके लिए म्यूटेशन किस जीन में होती है? क्रोमोसोम नंबर 12 में होती है। ये बात आपने याद रखनी है। जो जीन क्रोमोसोम नंबर 12 में है उनमें जब म्यूटेशन हो जाती है तो PKU हो जाता है। द जीन कोड्स फॉर ए प्रोटीन कॉल्ड PAH फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एन एंजाइम इन द लीवर। दिस एंजाइम ब्रेक्स डाउन एमाइनो एसिड फिनाइलिन इनटू अदर प्रोडक्ट बाय द बॉडी। इसमें क्या होता है? चेंजेस किस चीज़ में आते हैं? एक एंजाइम होता है जिसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं, ये लीवर में होता है। इसका काम ये होता है कि ये अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को उन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है जो कि हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। तो अब इसमें चेंजेस आ गई तो ये एंजाइम सही तरीके से नहीं बनेगी। जब ये एंजाइम सही तरीके से नहीं बनेगी तो फिर इनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब इनकी ब्रेकडाउन सही तरीके से नहीं होगी और बॉडी के लिए वो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे जो बॉडी को चाहिए होते हैं, तो इससे मुख्तलिफ किस्म के एबनॉर्मेलिटीज़ बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपने इनकी चीज़ों, ये 3 डिसऑर्डर्स है, ये आपने याद रखने हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के लिए, हीमोक्रोमेटोसिस होने के लिए, PKU होने के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल में 2 कॉपीज़ ऑफ डिफेक्टेड जीन मौजूद हो, तब जाके ये डिसऑर्डर उनमें पाए जा सकते हैं। अब है स्टूडेंट्स एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक डिसऑर्डर्स ये कैसे डिसऑर्डर्स है? तो लिखा है 1 नॉर्मल कॉपी ग्रीन X ऑफ ए जीन ऑन द X क्रोमोसोम इज जनरली सफिशिएंट फॉर नॉर्मल फंक्शन।
एक नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन एक्स क्रोमोसोम जो है, यानी जीन जो क्रोमोसोम नंबर एक्स है उसके अंदर एक नॉर्मल कॉपी ऑफ ग्रीन एक्स जो है वो काफ़ी होता है एक वुमेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए। Women who have a defective gene red X on one of their X chromosome are protected by the normal copy of the same gene on the second chromosome। क्या होता है, वो वुमेन्स के उनमें अगर कोई डिफेक्टिव जीन आ जाती है, यानी डिफेक्टिव जीन को यहाँ पे जो नॉर्मल जीन होती है उसको ग्रीन एक्स के थ्रू शो किया गया है और जो डिफेक्टिव जीन होती है उसको रेड एक्स के थ्रू शो किया गया है। तो अगर एक वुमेन में डिफेक्टिव जीन रेड एक्स आ भी जाती है उसके एक्स क्रोमोसोम पे, तो उसी एक्स क्रोमोसोम के जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, यानी 2x होते हैं फीमेल में, एक्स में अगर आ जाती है एबनॉर्मेलिटी, रेड जीन आ जाता है, तो दूसरा जो एक्स है उसका जो ग्रीन जीन है वो इसको जो है इस कॉपी को, जो सेकेंड डिफेक्टेड कॉपी है, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है और इसका जो इसके इफ़ेक्ट है उनको सप्रेस कर देता है और ये जो वुमेन है ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वन में जो है कैरियर मदर, इसमें देख ले एक जो है रेड इसमें आ जाता है और दूसरा जो है वो ग्रीन जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो रेड जो इसमें फीमेल में 2x होते हैं, 2x क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इन 2x क्रोमोसोम में से एक इसका इफेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है उसने अफेक्टेड को सप्रेस किया हुआ है और ये वुमेन जो है ये नॉर्मल हुई है लेकिन कैरियर है। लेकिन इनके बरअक्स इसलिए ये जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ये वुमेन को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि दूसरा जो एक्स है वो आके इस एक्स की जो एबनॉर्मलिटी है इसको सप्रेस कर देती है। लेकिन इसके बरअक्स फीमेल के बरअक्स मेल्स में क्या होता है, बट मेन लेक दिस प्रोटेक्शन, लेकिन मेन में ये प्रोटेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें एक क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम उनमें वाई होता है। तो यहाँ पे फीमेल्स में 2x होने की वजह से एक एक्स दूसरे एक्स के एबनॉर्मलिटी को ख़त्म कर देता था, एक नॉर्मल एक्स दूसरे डिफेक्टिव एक्स के एबनॉर्मलिटी को सप्रेस कर देता था। तो यहाँ पे कोई सप्रेस करने के लिए मेल्स में दूसरा एक्स मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होता है, लिखा है सिंस दे हैव 1x and 1y क्रोमोसोम ईच मेल चाइल्ड ऑफ ए मदर who carries the defect has 50% risk of inheriting the faulty gene and the disorder. Each female child has a 50% chance of being a carrier like her mother. तो अगर जो मेल चाइल्ड पैदा होगा, each male child of the mother who carries the defect has 50% risk of inheriting the faulty gene. अगर इस मदर से, इस कैरियर मदर से बेटे पैदा होते हैं, बॉय पैदा होते हैं, तो उनमें 50% चांस है कि उसको ये डिसऑर्डर हो सकती है। लेकिन अगर उससे बच्चियां पैदा होती है, फीमेल पैदा होती है, तो फिर क्या होगा, उनमें 50% चांस है कि वो भी अपने मदर की तरह ही कैरियर बनेंगे, क्योंकि उनमें 2x क्रोमोसोम होंगी, एक जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है दूसरा नॉर्मल उसको सप्रेस करेगा। लेकिन बॉय में अगर मदर से ये डिफेक्टिव एक्स जो है वो बॉय में आ जाएगी तो दूसरा उसके साथ एक्स नहीं है, उसके साथ तो सिर्फ वाई है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा और वो जो बॉय बच्चा होगा वो अफेक्टेड होगा इस एक्स लिंक डिसऑर्डर से। अब देखिए वाई लिंक डिसऑर्डर। वाई लिंक डिसऑर्डर्स आर कास्ट बाय म्यूटेशन ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई लिंक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि अगर वाई क्रोमोसोम में म्यूटेशंस आ गए तो फिर इन डिसऑर्डर्स को हम वाई लिंक डिसऑर्डर्स कहते हैं। बिकॉज मेल इनहेरिट ए वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर, क्योंकि हमें पता है कि मेल्स जो है उनको उनके फादर से क्या होता है, फादर से वाई क्रोमोसोम मिलता है। एवरी सन ऑफ द अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। जो अफेक्टेड फादर होगा, अगर फादर अफेक्टेड होगा तो उसके जितने भी बेटे पैदा होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि फादर में अगर मेल में अगर डिफेक्ट है, मेल के जीन में अगर डिफेक्ट है तो उनमें वाई जो जीन है उसमें अगर इफेक्ट है। अगर फादर में वाई लिंक डिसऑर्डर है तो उनके फादर में तो ये चांसेस है कि उनके पास एक एक्स जीन होता है, दूसरा वाई होता है। अगर वो उनसे एक्स जीन चला जाता है तो उनकी बेटी पैदा होगी, वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर उनमें से वाई जीन चला जाता है तो वो बेटा होगा, और उस वाई जीन में अब नॉर्मलिटी थी तो वो बेटा जो है वो भी अब नॉर्मल होगा, अभी उसमें भी ये डिसऑर्डर होगा। Because female only inherit an X chromosome from their father and never a Y chromosome, female offspring of affected father are never affected. तो जो affected father होगा उसका जो फीमेल बच्ची होगी, उसकी जो बच्ची होगी वो affected नहीं होगी क्योंकि वो X chromosome उसके लिए जाती है, और जो बेटा होगा वो affected होगा क्योंकि उसके लिए Y chromosome जाता है।
सिंस द वाई क्रोमोसोम इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड कंटेन वेरी फ्यू जीन, लेकिन इस तरह भी है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल्स में ये स्मॉल होता है साइज़ में और इसमें जीन भी कम होते हैं, इस वजह से रिलेटिवली फ्यू वाई लिंक डिसऑर्डर ऑकर, इसलिए वाई से रिलेटेड वाई लिंक डिसऑर्डर जो है बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जीन कम होते हैं, साइज़ छोटा होता है, इस वजह से डिसऑर्डर भी कम होते हैं। ऑफन दिस सिम्टम्स इंक्लूड इनफर्टिलिटी, ज़्यादातर जो सिम्टम्स है वो बच्चे जो है इनफर्टाइल हो जाते हैं। एग्जाम्पल आर मेल इनफर्टिलिटी, इसकी एग्जांपल जो है मेल इनफर्टिलिटी की है जो जेनेटिक काज है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आप देख लें, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज मेटर्नल इनहेरिटेंस, ये जो डिसऑर्डर है इसको हम मेटर्नल इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी मदर से बच्चों में मुंतकिल होने वाली इनहेरिटेंस। तो ये क्यों इस तरह कहते हैं? अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी डीएनए मौजूद होता है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में डिफेक्ट आ जाती है तो आप लोगों को पता है कि जो इग होती है, जो ओवम होती है, वो फीमेल्स के अंदर बनती है, तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में अगर फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है, उनको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, तो उनका जो बच्चा होगा, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, जो इक उनके अंदर बन रही है उस इक में ये डिफेक्ट जाएगी। तो उस इक में जब ये डिफेक्ट जाएगी तो ये फिर फादर से वो जो है कोई इसकी रिलेशन नहीं है, ये मदर के अंदर इक बनती है और इस इक में उसके माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट की वजह से उस इक में भी डिफेक्ट आ जाती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैटरनल इनहेरिटेंस। अप्लाइज टू जीन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होती है, बिकॉज ओनली इक सेल कंट्रीब्यूट माइटोकॉन्ड्रिया टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देख लें, क्योंकि सिर्फ जो इक सेल्स होते हैं उन इक सेल में डिफेक्ट की वजह से ये कंडीशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। ओनली मदर कैन पास ऑन माइटोकॉन्ड्रियल कंडीशन टू देयर चिल्ड्रन, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल कंडीशन होते हैं इनको सिर्फ मदर ही अपने बच्चों में मुंतकिल करवा सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज मेलाइटस एंड डीफनेस। इनकी एग्जाम्पल क्या है? इनकी एग्जाम्पल हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, अगर मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, उसके जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज्ड है, तो फिर उसके जो बच्चे होंगे उनके भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगे, उनको भी ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगा। अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की वजह से उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको डीफनेस है, तो उसके बच्चे भी इसी वजह से डीफनेस और डायबिटीज़ मेलाइटस में उनमें मुंतकिल हो सकती है, वो इसमें मुब्तला हो सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू यूजेबल एनर्जी। ये तो आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल एनर्जी में। दस मेनी डिजीजेस ट्रांसमिट बाय माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस अफेक्ट ऑर्गन विद हाई एनर्जी यूज सच एज हार्ट, स्केलेटल मसल, लीवर एंड किडनीज। अब मुख्तलिफ किस्म के ऐसे डिसऑर्डर्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इनहेरिटेंस हो जाता है, यानी वो ऑर्गन जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इनमें जैसे कि हार्ट है, स्केलेटल मसल है, लीवर है, किडनीज है, ऐसे डिजीज़ इन ऑर्गन्स में ग्रो करते हैं। मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है कि मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। तो अभी तक हमने सिंगल जीन डिसऑर्डर पढ़ रहे थे ना, ये जितने भी हमने पढ़े ये सिंगल जीन डिसऑर्डर थे। अब ये मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर किस किस्म के होते हैं? तो लिखा है मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर इज काज्ड बाय मल्टीपल जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये क्या होता है? जब मल्टीपल जीन में डिफेक्ट आती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से भी, और मल्टीपल जीन्स में जब डिफेक्ट आ जाती है, तो इन दो चीज़ों की वजह से जो डिसऑर्डर हो जाते हैं इनको हम मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिजीज़ कहते हैं या डिसऑर्डर्स कहते हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीन कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट इज़ नॉट नोन। जो एग्जैक्ट नंबर है इनकी के मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट्स के लिए कितने जीन्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, तो ये सही तरीके से अभी तक किसी को मालूम नहीं है। एंड हैव नो क्लियर कट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एज सिंगल जीन डिसऑर्डर। जिस तरीके से हम सिंगल जीन डिसऑर्डर में उस इनहेरिटेंस के पैटर्न को बयान करते हैं, यहाँ पे पैटर्न भी सही तरीके से बयान नहीं किया जा सकता, अभी तक इसे सही तरीके से बयान नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ कंजेनिटल मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कंजेनिटल मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर के दिए गए हैं, जिनमें क्लेफ्ट लिप है। क्लेफ्ट लिप स्टूडेंट्स ये तब होती है जब जो लिप्स बनाने वाले टिश्यूज़ होते हैं वो सही तरीके से एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करते, तो उनका जो है बिफोर बर्थ सही तरीके से लिप नहीं बनता और लिप के जगह पे यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो इसको कहते हैं क्लिफ्ट लिप। इसी तरीके से क्लिफ्ट प्लेट जो है उनका जो ओपनिंग होता है माउथ के अंदर, जो रूफ होती है
है, माउथ का जो रूफ होता है इसमें वो खुला सा एक ओपनिंग होता है, वो सही तरीके से उनके जो सॉफ्ट और जो हार्ड प्लेट है वहाँ पे उसके टिश्यू सही तरीके से नहीं बनते तो वहाँ पे ओपनिंग होती है, इसको कहते हैं क्लेफ्ट प्लेट। और इसके अलावा क्लब फुट है, क्लब फुट इसमें पाउंड का जो फुट होता है ये बिल्कुल टेढ़ा सा फुट होता है। और पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है ये पाइलोरिक एंट्रम जो होता है स्टमक का वो बारीक होती है उन बच्चों की जिनमें अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो। कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन है कि कंजेनिटली पैदाइशी से उनकी हिप बोन जो है वो डिसलोकेट होती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। इन सब की पिक्चर आप लोगों को मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप लोग जो है इनको देख ले तो आप लोगों के कंसेप्ट इनसे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। अब इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर यानी इन्वायरमेंटल ऐसे कंडीशन जिनकी वजह से जीन में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती है और फिर वो डिसऑर्डर उनकी वजह से होता है कि इन्वायरमेंट में इन चीज़ों की वजह से इन्वायरमेंट में जो ख़राबियाँ होती है उनकी वजह से उनके जीन में चेंजेस आती है और फिर उनको वो डिसऑर्डर होते हैं। तो उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ शामिल है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया है। बाइपोलर डिसऑर्डर स्टूडेंट, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मूड शिफ्टिंग होती है, मूड बंदे का चेंज होता रहता है। और जो शिज़ोफ्रेनिया है ये इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी बंदा जो है वो ऐसी चीज़ें तस्वुर करता है जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती और उसको जो है बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वहम होता है वो पेशेंट। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ये याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ इन्हीं एग्जाम्पल से बनाई जाएगी। अगर इस यूनिट से उठाए गए तो इन्हीं एग्जाम्पल से एमसीक्यूज़ उठाई जाएगी कि मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल कौन कौन से है, इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल कौन कौन से है, ये सब चीज़ें एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये इसके रेफरेंस है, यहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ये यूनिट इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम एक एक करके इन डिजीज़ को पढ़ेंगे। जो 3 डिजीज़ हमने यहाँ पे पढ़ना है, एक हमने डाउन सिंड्रोम पढ़नी है, एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पढ़नी है और दूसरा ट्रुशियो सिंड्रोम है कि पेटू सिंड्रोम है। तो इनमें से कोई एक है, ये 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़नी है। तो हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, आने वाली वीडियो लेक्चर्स में ये डिजीज़ पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये यूनिट समझ आ गई है। ये जो जितना भी हमने पढ़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कम्युनिटी ज़रूर विज़िट करें, कम्युनिटी में इन डिसऑर्डर्स के पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे तो फिर आप लोगों को इनको समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।